जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जाग गए होंगे। जागने का अर्थ मैंने पिछली क्लास में आपसे चर्चा किया कि जागने का मतलब सिर्फ आंख खोलना नहीं होता। जागने का मतलब अपने प्रति जागना होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो। बहुत महत्व है उसका। और पढ़ाई अगर जाग कर की जाए, सोचो पहला चैप्टर, सिर्फ पहला चैप्टर। अभी तो जब विधिवत पढ़ना शुरू करेंगे तो लोग बड़े परेशान कर रहे थे, सर शुरू नहीं किया, 501 शुरू नहीं किया, वरना मैं मई में शुरू करता। मैं इस कोर्स को मई में शुरू करने वाला था, क्योंकि अप्रैल तक जो यहाँ पे व्यस्तताएं हैं दिल्ली में वो सब खत्म। फिर एक ही दो काम करने थे, उसमें से एक था ब्लूटूथ। लेकिन सब लोग परेशान हो रहे, सर शुरू कर दीजिए, सर शुरू कर दीजिए, सर ये हो रहा है, सर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है। तुमने कहा चलो शुरू ही कर देते हैं। सामाजिक और आर्थिक जीवन, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सामाजिक और आर्थिक जीवन, इस दुनिया में सिर्फ दो शक्तियां हैं और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पहली, आध्यात्मिक। लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं, और आचार्य रजनीश 11 जेट्स तोहफे में, पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की घड़ी है। तो शक्ति आध्यात्मिक, और दूसरी शक्ति है आर्थिक, इकोनॉमी। और मेरी मानो तो पहले आर्थिक शक्ति को ले आओ। हिंदुस्तान का सूत्र भी है, वो बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा वैज्ञानिक सा है, बहुत वैज्ञानिक सा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक। इतना वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये दुनिया का कि अगर आप इसे फॉलो कर लें, शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ धन पैसा, भोग, काम मतलब भोग, इंद्रियों का भोग, और इंद्रियों का भोग सीमित है 50 साल तक। बहुत दवा हुआ खा लिए तो 60, उसका बाद कोई लिमिट नहीं, उसका बाद खत्म। बच्चे में इंद्रिय भोग विकसित नहीं, बुढ़ापे में कर नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है ये। बच्चा में इंद्रिय भोग विकसित नहीं है, सेंस का जो एंजॉयमेंट है वो विकसित नहीं है।
है, जबान उसकी तेज हो सकती है, चॉकलेट बहुत खा सकता है, चिकन खा सकता है, करेले की भुजिया नहीं खाएगा। तो एक आध इंद्रिया उसकी एक्टिव होती है, बच्चा। अब बुढ़ा, ओल्ड एज, ये भोग ही नहीं सकता। अब बची जवानी, इसी में भटकाती है ये इंद्रिया, इसी में भटकाती। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसस के भोग के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमाकर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी, तब तुम मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत प्यारी चीज है ये काम। एक भोग का मतलब मजा लेना और एक भोग का मतलब दुखी। तो कहते नहीं कि अरे भैया आईएएस हो गया, भैया भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे शुगर है, बीपी है, भोगत है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ताकत है आर्थिक, इसलिए शिक्षा के बाद सभी व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। अब ये जो हेडिंग है ये कहती है कि 18वीं शताब्दी का जो भारत है वो सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली में, समाज में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में एडिक्वेट पेस, इस शब्द का वो इस्तेमाल करता है एनसीईआरटी। एडिक्वेट पेस मतलब जो उचित स्पीड होनी चाहिए, उचित गति, एडिक्वेट पेस, इस शब्द का इस्तेमाल करती है एनसीईआरटी कि 18वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो गति है वो उचित नहीं है। मतलब जो होनी चाहिए वो नहीं है। ये पहली लाइन है और बस यही पे तुमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस यही पे तुमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुमसे कोई पूछे जिंदगी में कि अवध ओझा से क्या सीखे, तो कहना ये बस यही सीखे। तुम्हारे अंदर एक चीज जिंदा कर रहा हूं, क्यूरियोसिटी। अगर 1-2 महीने में पैदा हो गई, तुम खुद ही बैठ के पढ़ोगे। तुमको कि तुम एक ही चीज तो भूले, क्यूरियोसिटी, जानना है। अब देखो लोग खड़े हैं कुतुब मीनार के सामने, इसे खड़े देख रहे हैं, पूछो क्या देख रहे हो? नहीं बड़ा बनाया है। अरे बड़ा बनाया है, कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ, कौन सी शैली इस्तेमाल हुई, किसने बनाया, क्यों बनाया? अगर ये सब मन में तुम्हारे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो देखना तुम्हारा बेकार है, क्योंकि देखने से भी ज्ञान मिलता है, देखने से ही ज्ञान मिलता है, दर्शन। अब तुम आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में गए और उसने कहा कहां के रहते हो आप? तुमने कहा सर लखनऊ रहते हैं। अच्छा लखनऊ में तो बहुत रिक्शा चलते हैं यार। तुमने कहा हाँ सर। तो रिक्शा बैठे हो? तुमने कहा सर बहुत बार बैठे। उसने कहा बताओ अच्छा रिक्शा पहली बार किस देश में इन्वेंट हुआ, कहां चलना शुरू हुआ रिक्शा, किसने बनाया? अब तुम कह रहे हो मैं बहुत बार बैठा हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं किसने बनाया, किस देश में पहली बार आया। इसका मतलब मरा हुआ दिमाग है, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तुम जानना नहीं चाहते हो।
मारे गए। और दिन में अगर सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन, एक डायरी बनाओ और दिन में 5 नई इंफॉर्मेशन नई, तो महीने में 150, तो एक साल में 1800 नई इंफॉर्मेशन, तो 10 साल में 18,000। ये सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन पर डे पे कह रहा हूं, 18,000। और 18,000 इंफॉर्मेशन ले बैठोगे तो किसी की भी जान ले लोगे। इसका इतना महत्व है कि जानना है। ये चाबी के मॉडल में बनाया गया है इसीलिए, क्योंकि ये इस ताले को खोलता है। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो दशा है वो उचित गति पर नहीं है, उसका एडिक्वेट पेस नहीं है। क्यों? पहली बात, जो किसान है, कृषक, उनका जीवन नर्क बना हुआ है। किसान का जो जीवन है उसका जीवन नर्क है, नर्क। किसान और आम आदमी का जीवन, दोनों, किसान और आम आदमी का जीवन नर्क है। रेचेड शब्द, अगर आप इंग्लिश एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा है द लाइफ ऑफ द पीपल वॉज रेचेड। इस शब्द का इस्तेमाल किया है, रेचेड। किसान और आम आदमी का जीवन नर्क है। फिर तुमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर राष्ट्र किससे बनेगा? उसकी जनसंख्या से, उसके लोगों से, और उनका जीवन नर्क है। क्यों? क्यों नर्क है? इनएप्रोप्रिएट डिमांड्स, अनुचित मांगे, अनुचित, इनएप्रोप्रिएट डिमांड्स। देखो कैसे प्यार से समझाती है। और फिर जब ये तुम इनएप्रोप्रिएट डिमांड्स, कौन कौन से? कर अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू फार्मर्स, इजारेदारी, द ग्रीडी नोबल्स, marches and counter marches of fighting armies, adventurers, the oppression of officials, अधिकारी, केंद्रीय सत्ता जब भी खत्म होगी, सेंट्रल पावर जब भी केंद्रीय सत्ता खत्म होगी, अब तुम देखो घर में अगर माँ बाप नहीं है तो बच्चे, हम सब ने क्या किया? हम तो बड़ा खुशी होते थे कि यार मम्मी पापा, यार मामा क्या जा रहे हैं, यार ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा, मतलब एक
तबाही का मंजर होता था घर में। और कभी कभी तो मां बाप आ जाते थे तो बहुत पीटते थे। तो जैसे घर में होता है वैसे ही राष्ट्र में होगा। जैसे ही केंद्रीय सत्ता खत्म होगी, किसान और आम आदमी का जीवन नर्क में। रचेट इन अनुचित मांगे, अनुचित इन अप्रोप्रिएट डिमांड्स किसके? अधिकारियों के, कर अधिकारियों के, तो रेवेन्यू किसानों के, लालची सामंतों के, मार्चेस एंड काउंटर मार्चेस ऑफ फाइटिंग आर्मी। निजाम और मराठा सेना में लगातार झगड़ा हो रहा है, निरंतर युद्ध, निरंतर युद्ध। और दुस्साहसी, एडवेंचरस मतलब दुस्साहसी, इन सब का शिकार हो रहा था आम आदमी। और ये सब क्यों चल रहा था? और ये सब क्यों चल रहा था? क्योंकि केंद्रीय सत्ता खत्म हो चुकी थी। लिख लो, ये सब इसलिए चल रहा था। अब अकबर का जमाना नहीं था, अब जहांगीर का जमाना नहीं था, अब शाहजहां का जमाना नहीं था। ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता का अंत। यह पहला फीचर, केंद्रीय सत्ता का अंत, और उससे आम आदमी के जीवन बना नर्क। दूसरी बात यह हेडिंग कहती है कि 18वीं शताब्दी का भारत कॉन्ट्रास्ट। कंट्रास्ट चित्र प्रस्तुत करता है। कंट्रास्ट, अपोजिट, विपरीत। और ये किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। कंट्रास्ट, विपरीत चित्र प्रस्तुत करता है। एक तरफ बहुत अमीरी, रिचनेस, एक्सट्रीम रिचनेस, एक्सट्रीम। एक तरफ एक्सट्रीम रिचनेस, भोग विलास में डूबे हुए सामंत अधिकारी, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यंत अमीरी और अत्यंत गरीबी। कॉन्ट्रास्ट, वो कहता है जो 18वीं शताब्दी का भारत है वो कॉन्ट्रास्ट, विपरीत चित्र प्रस्तुत करता है। अब ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात है कि अगर 20% जनता अत्यंत अमीरी में डूबी है और 70% जनता अत्यंत गरीबी में डूबी है, तो जो भी इसको थोड़ी सी भी राहत देगा ये उसके साथ हो जाएगी। ये बात समझने वाली थी। ये बात सिर्फ रटने वाली नहीं थी कि रट लिया, विपरीत चित्र प्रस्तुत कर रहा है। नहीं, ये विपरीत चित्र का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। सरकार पिक्चर देखे ना अमिताभ बच्चन की, तो उसमें अभिषेक बच्चन पिता से बहुत खुश है, पिता का सेवक है, पिता का भक्त है। लेकिन वही जो के मेनन है, दो भाई है ना, वो पिता से बहुत नाराज है। और जब वो पिता से बहुत नाराज है तो उसके पिता के दुश्मन उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस लेवल पे करते हैं कि वो उसे तैयार कर लेते हैं कि तुम पिता की हत्या कर दो।
इसलिए परिवार के मुखिया का यह दायित्व है कि वो इस परिवार पर नजर रखे कि कोई उससे असंतुष्ट ना हो। ऐसे ही राष्ट्र के मुखिया का दायित्व है कि वो नजर रखे राष्ट्र पे कि कोई असंतुष्ट ना हो, क्योंकि जो असंतुष्ट होगा वो दुश्मन के साथ मिल जाएगा, वो बाहरियों के साथ मिल जाएगा, वो विदेशियों के साथ मिल जाएगा। तो पहली बात, आम आदमी का जीवन नर्क, और दूसरी बात, विपरीत चित्र का मौजूद होना, अत्यंत अमीरी और अत्यंत गरीबी। वजह वही है कि ताकतवर कमजोर से सब निचोड़े ले रहा है। प्रशासन, मत्स्य न्याय, प्रशासन का क्या महत्व है? प्रशासन का क्या महत्व है? प्रशासन किस लिए है? इसीलिए है कि अन्याय ना होने पाए। अन्याय क्या है? अन्याय यह है कि आपने किसी से दिन भर काम लिया और शाम को उसको मार के भगा दिया। अब वो मजदूर किससे जाकर कहेगा? तो इसलिए है राज्य, इसलिए है शासन, इसलिए है व्यवस्थाएं। नहीं तो वो तो डाकू राज्य हो जाएगा कि जो ताकतवर है वो मजा लेगा, बाकी लोग मरेंगे। आप इमेजिन करके देखो कि प्रशासन खत्म हो जाए, पुलिस हट जाए, जुडिशरी बंद कर दी जाए, हाहाकार मच जाएगा सड़कों पे। लेकिन एक बात और भी लिखी हुई है उसमें कि इसके बावजूद स्थिति इतनी खराब नहीं हुई जितनी वो 100 साल के ब्रिटिश शासन में हो गई। इतनी खराब नहीं हुई जितनी वो 100 साल के ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल में हो गई। स्थिति खराब थी लेकिन इतनी नहीं हुई। 1757 से 1857 की बात कर रहा है। इसी के नीचे बना लो डायग्राम, ऐसे ऐसे बना लो। 1757 से 1857, 100 साल, और 1857 से 1947। इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई जितनी यहां थी। तो अब एक पिक्चर बन गया तुम्हारे मन में कि आम आदमी का जीवन नरक था और कॉन्ट्रास्ट पिक्चर समाज प्रस्तुत कर रहा था। इसका फायदा अब देखो, इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा मिला कंपनी को। अब तुम इसको सोच के देखो, यहां रुको मत। अब इसका फायदा किसको मिला? कंपनी को। इस कॉन्ट्रास्ट का फायदा किसको मिला? यहां रुको मत, यहां पे एनसीईआरटी चुप है क्योंकि वो तुमसे कह रही है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लो। अब इस कॉन्ट्रास्ट पिक्चर का फायदा किसको मिला? इसका बेनिफिट मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे? उसने सैलरी कायदे से देनी शुरू कर दी अपने एम्प्लॉयज को। अब जो कंपनी की सेना में काम कर रहा है उसको हर महीने सैलरी जा रही है, उसका जीवन व्यवस्थित हो गया। तुम्हारे मन में विचार आता नहीं कि यार भारतीयों ने क्यों मदद की होगी? राष्ट्रवाद था ही नहीं और कंपनी के शासन ने व्यवस्था दे दी। तुम सोच के देखो, अव्यवस्था एक तरफ अव्यवस्था, और कंपनी ने जहां कब्जा किया वहां व्यवस्था दे दी। किसको? अपने एम्प्लॉयज को।
यही तो मजा है। कल एक लड़के ने मुझसे पूछा, कहा सर मैं पिछले 3 साल से 10, 12, 13 घंटा पढ़ता हूं और मेरा प्री नहीं निकल रहा है। मैंने कहा 10, 12, 13, 10, 12, 22, 35 घंटा। कहा नहीं नहीं सर, मतलब मिनिमम 10, मैक्सिमम 13 घंटा मैं डेली पढ़ता ही पढ़ता हूं। मेहनत अगर उचित दिशा में नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अब तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा, ये सोचने का पैराग्राफ था। अब जितने लड़के 12 घंटा पढ़ते हैं, पर इस जो पढ़ा 12 घंटा, इस पे 1 घंटा भी नहीं सोचा, पढ़ाई बेकार है। कयामत तक पढ़ते रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। और एक लड़का है जो सिर्फ 7 घंटा पढ़ता है, लेकिन 10 घंटा वो ये जो पढ़ा है इसको मनन करता है। टोटल 17 हो गए ना। अब ये चीज जो है ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, ये दिखाई पड़ रही है। इसलिए तुम देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम देखते हो कि कहते हैं भैया फलाने लड़का बहुत पढ़ता रहा, या भैया फलाने लड़का हम भैया उसको बहुत पढ़ते हुए नहीं देखे। वो हजम कर रहा है ना, ये 12 घंटे वाला हजम नहीं कर रहा है। कैसे लगेगा शरीर में? इलाहाबाद में मुखर्जी नगर में ये क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। मनन की क्षमता का विकास नहीं हो रहा। आप देखो इस पैराग्राफ में ये छुपा हुआ था, ये था नहीं। अब तुम कंट्रास्ट रट के आगे बढ़ गए। अब जिस देश की जनता का जीवन नरक है और उसको कोई व्यवस्था देगा, वो भले बाहरी हो, देखो यहीं पर एक डायग्राम तुमको बना दे रहा हूं, ये देखो बहुत काम का डायग्राम है। तुमसे इंटरव्यू में पूछ लेगा कि भाई साहब ये बताओ, ये विदेशी यहां टिक कैसे जाते थे? भाई तुम्हारे घर में कोई घुस आया और शासन कर रहा है 10 साल, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर के लोगों ने उसको समर्थन दिया कि नहीं दिया? तो क्यों दिया? अब तुम कह रहे हो महमूद गजनी आया भैया बहुत मारा हमको, भैया मोहम्मद गौरी आया, तैमूर आया भैया। तो ये मोहम्मद गौरी, बाबर, इनको समर्थन क्यों मिला? देखो सल्तनत का शासनकाल 1206 से शुरू होता है, 1398। अब इसका बैकग्राउंड अगर तुम देखो तो 800 से 1200 का जो काल है भारत में, ये सामंतवाद का काल है। जाकी बिटिया सुंदर देखी, तापर जाए धरी तलवार, फ्यूडलिज्म का पीरियड है। इन्होंने व्यवस्था दे दी, अवसर दे दिया, तो ये रुक गए। तुम सोच के देखो, 2% लोग बाहर से आ रहे हैं, 1% लोग बाहर से आ रहे हैं, वो कैसे स्टेबल हो जा रहे हैं। फिर देखो मुगल देखो 1526 से 1760। अरे 2 करोड़ मुगल बाहर से आए। तो यहां तुम देखो 1398 से 1526, अव्यवस्था अव्यवस्था। ये देखो 1757 से 1757
1707 से 1757 अव्यवस्था, तो कंपनी ने व्यवस्था दे दी। ये सोचना था, ये समझना था, ये विकसित, अब ये किताब में नहीं दिया हुआ है। जब भी देश में आम आदमी का जीवन नरक हो जाएगा और कॉन्ट्रास्ट चित्र प्रस्तुत करेगा, तो क्या होगा? बाहरी को उस घर पर कब्जा करने में सुविधा मिल जाएगी। यह समझना था कि जब तुम कल शासन में बैठो, ब्यूरोक्रेट बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तो यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहे कि कोई हमसे दुखी ना रहे। अब यह चित्र एनसीईआरटी में नहीं था। अब देखो, अब यही चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये $1 बिलियन की, अब ये पढ़ना हुआ, ये पढ़ना हुआ, और ये सोचना हुआ। तैयारी मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ाई तो कॉलेज में होती है, प्रिपरेशन पढ़ा रही है, कोचिंग है, बहुत अच्छी पढ़ा रही है, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारी कोचिंग, मुझे कोई कोचिंग मिली नहीं जो गलत पढ़ा रही हो, मुझे आज तक कोई टीचर मिला नहीं जो गलत पढ़ा रहा हो। तब सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सोचना नहीं सिखा रहे हैं, और तैयारी का मतलब होता है सोचने का विकास। देखा, 501 रुपया दिए थे और 1 लाख करोड़ की बात बता दी, नहीं तो तड़पते रह जाते, और ऊपर से चिल्लाने लगते हो। थोड़ा सा शांत रहा करो यार, हैं? और गाली क्यों देते हो? एक बात याद रखना, हो गाली देकर तुम्हारा मानसिक विकास कभी नहीं होगा। हैं? बताओ, ये देखो, इस पैराग्राफ में ये बात छिपी थी कि जहां भी, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में आम आदमी का जीवन नरक होगा और चित्र कॉन्ट्रास्ट होगा, वहां बाहरियों को सुविधा मिले। ये सीखना था। कैसे मौका मिला सुल्तानों को, तुर्कों को, कैसे मौका मिला मुगलों को, कैसे मिला कंपनी को? इस पे हम चर्चा नहीं करते। हम चर्चा किस पे करते हैं? अरे भैया विदेशी भैया, ये सब मुगल भैया। यहीं पे वो कहावत थी, क्यों निरप होए हमें कहानी। तो यहां भी वो कहावत थी, क्यों निरप होए हमें कहानी। हम तो परेशान ही रहेंगे, राजा कोई भी हो, तुर्क हो, फुर्क हो, चुर्क हो, हमसे क्या लेना देना है? इसलिए हमारे देश में जब किताब पैर से लग जाती है तो उसको मत्थे पे लगाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि किताब ज्ञान चक्षु को खोलती है, सोचना सिखाती है। इसलिए हमने उसे सरस्वती मां कहा। जो दे रहा है वो देवता। तो किताब हमें दे रही है। कोई सरस्वती देवी नहीं ऊपर आसमान में बैठी है जिसकी तुम पूजा करोगे तो तुम्हें ज्ञान देगी। नहीं, हमने वो जो किताब है उन्हीं को देवी कह दिया, मां कह दिया कि अरे मां, तुम हमारे ज्ञान चक्षु खोल रही हो। यही तो हिंदुओं की, भारतीयों की खास बात है।
कि जिन चीजों का भी उनके जीवन के उत्थान में भूमिका है उसको प्रणाम करते हैं। मुसलमान कहते हैं हम अल्लाह को करेंगे, अल्लाह ने सबको बनाया है तो हमने अल्लाह को प्रणाम किया तो सबको पहुंच गया। वो भी सही है, वो भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। बुद्ध कहते हैं शराब पियोगे, होश में पियो। महावीर कहते हैं होश आ गया तो पियोगे ही क्यों। कोई गलत नहीं है। अब इकोनॉमी में 3 स्ट्रक्चर हैं, 3। ये डायग्राम समझ में आया? ये वाला, ये तुम चाहे जितना पढ़ो, अगर तुम इसका विकास नहीं करोगे तो तुम बजाओ सीटी। क्योंकि हर लाइन के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वो जो छुपा हुआ है ना उसी को पकड़ना है। और वो पढ़ने से पकड़ में नहीं आएगा, वो सोचने से पकड़ में आएगा। यही इसीलिए मेरा जो अप्रोच है वो एकदम अलग है। अब देखो 1 लाख करोड़ की बात आज सुबह बता दी और यही चैप्टर खत्म कर दिया होता है एक दिन में तो कुछ लोग बहुत खुश होते कि वाह भैया, पर समझाते कुछ नहीं। ब्लूटूथ B = D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। और यही डायरेक्शन और डिसिप्लिन तुमको खुदा बना देगी। चलो खुदा ना भी बनाए तो खुदा से कम नहीं बनाएगी। यही है ब्लूटूथ, B = D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। पढ़े तो तुम पिछले 15-16 साल से पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए जीवन में? डिप्रेशन में हो, परेशान हो, रो रहे हो, एक पैसा कमा नहीं सकते हो। इससे बढ़िया तो नमक है, 10 रुपए खरीदे तो कम से कम सब्जी में डाल लिए, सेब में डाल लिए, अमरूद में डाल लिए, कहीं तो फायदा कर रहा है। और 15 साल 2500 लाख 300 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा किए और 30 लाख खर्चा करने के बाद, 15 साल खर्चा करने के बाद तुम्हारे खाते में क्या है? डिप्रेशन। तुम्हारे खाते में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हारे खाते में क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। 1 रुपया तुम बाहर जा कमाने की स्थिति में नहीं हो और मिनिमम 30 लाख रुपया अपनी शिक्षा में लगा चुके हो। उसकी वजह क्या थी? ना तो तुमने डायरेक्शन सीखा और ना तुमने डिसिप्लिन सीखा। गौर कियो कभी? 30 लाख मिनिमम, कुछ तो 1 करोड़ तक खर्चा कर चुके होंगे और 10 रुपए का नमक लेके आता हो, कितना कीमती है, कितना काम आता है। ये है ब्लूटूथ का इंपॉर्टेंस। अभी तो 12 चैप्टर पढ़े हैं और 12 चैप्टर में तबाही। किताब खत्म करते करते तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि अरे सब यूट्यूब पे डाले दे रहे तो हमारे पैसे देने से क्या फायदा हुआ? तुमको 13 चैप्टर मिल रहा है, 13 में से 12 मिल रहा है और वो जो लड़का बैठा हुआ गरीब तो है नहीं, लेकिन मान लो इस वक्त उसके पास पैसा नहीं है, वो भी अप्रोच सीख लेगा, लगा लेगा, तुमको भी आशीर्वाद देगा। हमको तो दे ही रहा है, हम ले लें सब,
हम, बस हम, किसी को बताओ मत भैया। नोट्स ले जा गेहूं फोरम डाल दिए। यही बात भगत सिंह सीख लेते, यही विचार भगत सिंह के मन में होता तो बंगाल के गवर्नर रहे होते। फांसी थोड़ी चढ़ते। और दो लोगों की फोटो लगाओ अपने कमरे में, वैसे तो 4 आदमी की लगाओ, लेकिन 2 की तो कंपलसरी लगाओ। और 5 मिनट उन चारों की फोटो को देखो। पहली फोटो लगाओ विवेकानंद जी की, स्वामी, क्यों? ध्यान करना है। इनका पूरा बल मेडिटेशन पे है। एक बढ़िया सी फोटो ले आओ, या एक व्हाइट चार्ट लगा के और 4 आदमी की फोटो उस पर लगा दो, और दूसरी लगा दो डॉक्टर अंबेडकर की। क्यों? पढ़ना है। और तीसरी लगा दो कलाम साहब की। क्यों? सेवा करना है। और चौथी लगा लो भगत सिंह की। क्यों? अब क्रांति का समय चल रहा है। ये ब्लूटूथ के 4 महानायक हैं। इनकी एक किताब है ध्यान, 12-15 रुपए की है। अगर दिल्ली में रहते हो, नहीं तो अमेजॉन से मंगा लो, 25 रुपए की है। यही रामकृष्ण परमहंस आश्रम है, मेट्रो है उसके नाम पे, वहीं नीचे लाइब्रेरी है, वहीं मिलेगी 25 रुपए की। ध्यान क्या है? ये मन तुम्हारा, ये तुम्हें एनर्जी रिजर्वॉयर है। ये क्यों भारत ने ध्यान को विकसित किया? क्योंकि ये एनर्जी का रिजर्वॉयर है। और ये एनर्जी का रिजर्वॉयर जो है, अगर तुम्हें गुलाम बना ले, तुम्हें अगर ये गुलाम बना ले तो भीख मंगवा दे, क्योंकि शक्ति का स्रोत है ये। इसके पास शक्ति नहीं है, स्रोत है ये। तुम्हें टाइम पर उठने नहीं देगा, तुम्हें टाइम पर पढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम इसके मालिक बन जाओ, बस इमेजिन करके देखो कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। तुम्हारा दिमाग किसी दूसरे के मन में थोड़ी लगा है, कोई दूसरा तुम्हें थोड़ी परेशान कर रहा है। सोचो, शक्ति का पुंज है, शक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसने गुलाम बना रखा है। अपनी मर्जी से उठाता है, अपनी मर्जी से पढ़ाता है। तुम 10 घंटा कहते हो, ये 1 घंटे में कहता है कि बहुत है यार, अब कितना पढ़ोगे। और सोच कर देखो कि तुमने इस शक्ति के स्रोत को गुलाम बना लिया, तुम इसके मालिक बन गए। तो जब और मालिक बनोगे कैसे? ध्यान से। तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ के अगर नींद आ रही है तो खड़े होकर पढ़ो, डाइस ले आओ। ये जो खड़े हो रहे हो, शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। ये जो खड़े होकर पढ़ोगे और शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। सुबह उठे थे, चने का सत्तू ही नहीं 4 अंडा का ऑमलेट बना लिए, 5-6-7 ब्रेड ले लिए, नींद आएगी तुमको। ये जो अल्प आहार लोगे, यही तपस्या है। ये सुबह उठ के जो नहा लिए, यही तपस्या है। जब मन को तुम डराने लगे कि बेटा काट डालेंगे, तपस्या क्या है? मन को सन्मार्ग पे लाना।
तपस्या घर से भाग जाना नहीं है। तो इकोनॉमी के 3 अंग हैं, 3। कौन कौन से? 3। नेशनल इनकम के 3 अंग हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी, पहला देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है। एग्रीकल्चर में 18वीं शताब्दी की एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट है, ठहराव। क्यों स्टैग्नेंट है? ट्रेडिशनल टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, पारंपरिक औजार, पारंपरिक, ठहराव, स्टैग्नेंट है, ठहराव है। पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेडिशनल टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि कृषक जो है वो मिरेकल कर रहा है, जादू। पूरा पैराग्राफ पढ़ो। कह रही कृषक जादू कर रहा है। क्यों जादू कर रहा है? क्योंकि सारी बाधाओं के बावजूद पूरा समाज का पालन कर रहा है, पूरा समाज का पालन। इतना उत्पादन कर ले रहा है कि बाकी सब उसके ऊपर जी रहे हैं। देखो, कृषि में ठहराव है, ट्रेडिशनल टूल और इंप्लीमेंट का इस्तेमाल चल रहा है, तमाम सारी बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स, लेकिन किसान मिरेकल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस मिरेकल का उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। और कोई सड़क पर जादू दिखा रहा है तो चलते हुए कहेगा ना कि अब मजा आया। वो आपने कहा हाँ बहुत आया, तो कहा कुछ तो दो यार, 5-5, 10-10 रुपया तो दोगे। ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो जादू कर रहा है उसका उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबसे कमजोर है। तीन लोग मिलकर लूट रहे हैं उसको। राज्य लूट रहा है, जमींदार और जागीरदार लूट रहा है, ये सब हथियारबंद लोग हैं, और महाजन लूट रहा है। यह है किसानों की दशा, दयनीय। लेकिन कुल मिलाकर कंपनी के काल से ठीक है। फिर वही वाली बात आ गई, लेकिन कंपनी के काल से ठीक है, कंपनी के काल की तुलना में ठीक है। तुलना में कंपनी के काल की तुलना में, मिर्जापुर में कहती नहीं है, कंपनी के काल के तुलना में ठीक है। मिर्जापुर में कहती है ना कि बिहार से हमारा ग्राफ कम हुआ है क्राइम में, तो उसने कहा बिहार से तुलना क्यों कर रहे हो? कहा जिसकी स्थिति ज्यादा खराब होती है उसी से की जाती है तुलना, अच्छे को तो टक्कर दे नहीं पाओगे। कंपनी की तुलना में ठीक है।
है, ये सारे फीचर हैं, लेकिन कंपनी की तुलना में ठीक है। यह है एग्रीकल्चर की दशा। अब यहीं पर एक काम करो, मजा आ जाए तुमको, पूरा भारत का पिक्चर क्लियर, और हमको लाके 100 करोड़ रुपया दे दो। अब यहीं पे एक काम करो, बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। क्या पिक्चर बन जाएगी, और क्या मेंस के आंसर लिखोगे, क्या एस्से लिखोगे, और क्या भाषण दोगे। अब यही ट्रायंगल कंपनी के काल का बना लो कि क्या हो रहा था कंपनी के काल में। फिर जब भारत आजाद हुआ तो पंचवर्षीय योजना, कृषि के लिए पहली पंचवर्षीय योजना, कैसे किसान को एकदम नंगा कर दिया गया। और फिर ये जो मोदी जी का अमृत काल में बजट कृषि के लिए है, उसको सामने ट्रायंगल बना लो। कहां, कैसे हम लुटे, कैसे बाहर निकलने की कोशिश किए, अब कहां जाना चाहते हैं, 4 ट्रायंगल बना लो, तो पूरी पिक्चर क्लियर। सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार, गतिमान, तिब्बत से, अफगानिस्तान से, यूरोप से, चीन से, अफ्रीका से, एक्सटर्नल ट्रेड गतिमान, एक्सटर्नल ट्रेड गतिमान, तिब्बत से, अफगानिस्तान, यूरोप, चीन, अफ्रीका एक्सेट्रा। ट्रेड गतिमान, इंटरनल ट्रेड, गतिमान, विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, कि बाहर भारी मांग, एक्सटर्नल ट्रेड गतिमान, इंटरनल ट्रेड गतिमान, विलेज सेल्फ सफिशिएंट, हैंडीक्राफ्ट बाहर, विदेशों में भारी मांग, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में, इंडिया सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर,
इंडिया सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तभी तो सोने की चिड़िया को पकड़ने के चक्कर में है यूरोपीय, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बट तुमने अपने दोस्त से कहा कि कल आओगे, फंक्शन, शादी का फंक्शन है, बहुत काम है। उसने कहा भैया आएंगे, लेकिन अम्मा का जाए के मामा किया तो बनना चाहिए तो भाई, यानी मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन जहां लगा बट, ये सब चल रहा है। ये सब चल रहा है बट, लेकिन लोग कहते हैं ना भैया इफ एंड बट ना लगाओ, बट इतिहासकार के बीच में अब दो गुट पैदा हो गया, हिस्टोरियंस के बीच में। एक गुट कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में व्यापार, वाणिज्य, शहर, इन सब को नुकसान पहुंचा। ट्रेड, कॉमर्स, अर्बन सेंटर्स, शहर, इन सब को नुकसान पहुंचा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा, थोड़ा बहुत तो पहुंचा, नहीं पर बहुत ज्यादा नहीं। दो गुट। अब ये जो कह रहा है नुकसान पहुंचा, ये वाला गुट, ये गुट, ये तो तर्क देगा ना, ये गुट तर्क देगा, कहेगा लूट। जब सेनाएं एक दूसरे क्षेत्र में घुसती थी तो लूटती थी। दूसरा तर्क ये दे रहा है कस्टम हाउसेस, भाई जितने राज्य उतने कस्टम हाउस, छोटे छोटे राज्य बन गए तो नंबर ऑफ कस्टम हाउसेस, नंबर ऑफ कस्टम चौकियों की संख्या में वृद्धि। क्यों? क्योंकि राज्य की संख्या में वृद्धि। कस्टम हाउसेस की संख्या में वृद्धि क्योंकि राज्य की संख्या में वृद्धि। लिख लो, राज्य की संख्या में वृद्धि। और तीसरा इसने कहा कि पुराने सामंतों का पतन। दिल्ली किसने लूटा? नादिर शाह ने। दिल्ली, मथुरा किसने लूटा? अब्दाली ने। सरहिंद किसने लूटा? सिखों ने। आगरा किसने लूटा? जाटों ने। लिखा है एनसीईआरटी में, अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेना। ये सेनाएं चल रही थी, कोई टोकने वाला तो है नहीं। और सैलरी के बदले आपने परमिशन दे दी कि लूट लो जितना जो तुम्हें जहां मिल जाए। तो दिल्ली लूटा नादिर शाह ने, दिल्ली और मथुरा अब्दाली ने, सरहिंद सिखों ने, जाटों ने आगरा। फिर इतने सारे छोटे छोटे राज्य, जहां देखो वहां राज्य बन गए तो कस्टम चौकियों की संख्या बढ़ गई। और पुराने जमीन सामंत क्यों, सामंतों की दशा खराब हुई, वही सबसे बड़े बाजार थे। तो अब ये कह रहा है कि
सो दिल्ली की हालत खराब हुई, आगरा की हालत खराब हुई, मथुरा की हालत खराब हुई, सरहिंद की हालत खराब हुई। ये जो अर्बन सेंटर्स थे इनकी हालत खराब हुई, लूटे गए, निशाना बने। पर ये लॉबी कह रही कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन फिर नए शहर भी पैदा हुए। पटना पैदा हुआ, वाराणसी पैदा हुआ, लखनऊ पैदा हुआ, फैजाबाद पैदा हुआ। बोले ये सब नए सेंटर उभर कर आए। ये तो लूटे गए। वो कह रहे ठीक है, हाँ ये लूटे गए, हम भी मानते हैं, लेकिन वो कह रहे फिर नए सेंटर पैदा हुए। चाचा, तो हिस्टोरियन कह रहे हैं कि ओवरऑल स्थिति यह है, ओवरऑल स्थिति यह है कि ट्रेड, कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट, इकोनॉमी में ओवरऑल ठहराव दिखाई पड़ रहा है। ये कह रहे हो ओवरऑल, कह रहे इकोनॉमी में ओवरऑल ठहराव दिखाई पड़ रहा है, उल्लास की कमी है। क्या शब्द इस्तेमाल करती है? उल्लास की कमी है। इकोनॉमी में ओवरऑल ठहराव और उल्लास की कमी। अब इस पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद देखो, इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तुम्हारे सामने एक चित्र आ गया। आम आदमी का जीवन नर्क, किसान, कृषक सदमे में, सदमे में, और अनाथ, क्राफ्टमैन को झटका, और देश का ओवरऑल चित्र कंट्रास्ट। लेकिन पीटर द ग्रेट फिर कहता है कि जिसका भारत के कॉमर्स पर कब्जा वो यूरोप का तानाशाह। पीटर द ग्रेट, पीटर द ग्रेट रूस का रूलर कह रहा है कि जिसका भारत के ट्रेड पर कब्जा, भारत के व्यापार पर कब्जा, वो यूरोप का तानाशाह। और ये बात साबित किसने की? अंग्रेजों ने। और इस सबका फायदा किसको मिला? अंग्रेजों को। क्यों? उन्होंने व्यवस्था देनी शुरू कर दी। ऐसे पढ़ते तुम? और देखो यार, अभी क्या है कि थोड़ा बिजी चल रहे हैं, एक हफ्ते बहुत ज्यादा। इस महीने तक सब कुछ पैक ऑफ कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस महीने तक जो है सारा काम धंधा फैला है, उसको समेट लेंगे। अभी क्या है, इस हफ्ते एक दिन गैप करके क्लास लेंगे,
अब ले लिए, मन कर गया तो ले लिए, अलग बात है, लेकिन एक दिन गैप करके क्लास लेंगे इस हफ्ते। और मैंने प्लान बनाया कि जब बाहर रहा करेंगे तो शाम को क्लास ले लिया करेंगे। से पुणे चले गए, बैंगलोर चले गए, तो वहां सब जगह स्टूडियो तो है ही है, लेकिन अब सुबह 5 बजे आएगा कौन? या तो पोर्टेबल बोर्ड लेके चले, खोल खाल के लगा दिया करें कंपनी गार्डन में, तो सब जगह स्टूडियो है, जहां भी जाते हैं। अब कंट्री बाहर चले गए तो बात अलग है, लेकिन स्टूडियो सब जगह है। तो जब बाहर जाएंगे तो शाम को क्लास ले लिया करेंगे, बता दिया करेंगे, लेकिन सब सुबह उठेंगे, उस सिद्धांत को कोई नहीं तोड़ेगा। उठो यार, इस देश को बचाना है, समाज, देश, हम ऋणी हैं इनके। हम इनके ऋणी हैं। ये खाना, ये भोजन इसी देश की मिट्टी से मिल रहा है, यही तो ऋण है। भुना हुआ चना रख लो, प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया काट लो, खाओ। कोई जरूरी कि 2 किलो चावल खाओगे? हफ्ते में 1 दिन चिकन खा लो। थोड़ा थोड़ा सुधार करो, थोड़ा थोड़ा, 10-10% सुधार करो। और वो माँ बाप का जो पैर छूने की बात है वो टूटनी नहीं चाहिए। जय हिंद। Start your journey today for UPSC with Awadh Ojha. Learn how to achieve your UPSC. Register today at www.awadhojha.com.